अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, दैट इज दी सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। अच्छा, ये ना दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव करे, और रोटेशनल मोशन क्या होती है अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपने ही एक्सिस के, अपने ही जिस्म के इर्द गिर्द घूमता रहे। इसमें मोस्ट कॉमनली विच हमारे पास ये दो तरह की मोशंस होती हैं। सर्कुलर में मतलब अगर ये सेंटर है, कोई ऑब्जेक्ट जो है ना वो सर्कल में घूम रहा है। इसमें मिसाल आ जाती है कि अगर दरमियान में सूरज है, ज़मीन उसके गिर्द घूम रही है, एक सर्कल में घूम रही है किसी चीज़ के अराउंड, उसका सर्कुलर मोशन कहते हैं। रोटेशनल मोशन क्या होता है? अपनी ही इर्द गिर्द घूमते रहना। अगर ये कोई व्हील है, मतलब कोई पहिया है, ये घूमेगा तो ये अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमते रहेगा। जैसे आप एक सैंपल इसमें ये भी ले सकते हैं, जो आपके घरों में पंखा लगा होता है, वो अपने ही जगह पे खड़ा हो, अपने एक्सिस के गिर्द घूमता रहता है, तो वो रोटेशनल मोशन है। ठीक है, तो आज की चैप्टर में हम लोग इन दो मोशंस को डिटेल में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ये सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। ठीक है, कहते हैं अमंग ऑल पॉसिबल मोशंस ऑफ द मटेरियल बॉडीज द सर्कुलर मोशन। कहते हैं हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की मोशंस होती हैं। उनमें सबसे जो हमारे पास कॉमन है, जो हमारी दुनिया में ज़्यादातर पाई जाती है, वो सर्कुलर मोशन है। मतलब चीज़ें जो है ना वो सर्कल में मूव कर रही होती हैं किसी भी चीज़ के अराउंड। जिसमें हम बात कर लें कि हमारे पास जो सैटेलाइट्स हैं वो सर्कुलर मोशन दे रहे होते हैं, अर्थ के गिर्द घूम रहे होते हैं। लाइक ये देखिए, आपके पास ये ज़मीन में सेंटर में हमारे पास ज़मीन है, अर्थ है, उसके इर्द गिर्द जो है ना ये सैटेलाइट घूम रहा है। ये सर्कुलर मोशन है, मतलब सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द घूम रहा है। इसके अलावा आपके पास सर्कुलर मोशन में मैं आपको दिखाऊँ, हमारे पास कहता है दूसरा, ये सूरज के गिर्द हमें पता है ज़मीन घूमती है। अब ज़मीन बच्चे ये दो तरह की मोशन देती है। यहाँ पे इसकी सर्कुलर भी मोशन होती है और रोटेशनल मोशन भी होती है। मतलब ये सूरज के गिर्द भी घूम रही होती है, और ये देखिए ये अपने ही एक्सिस के गिर्द यहाँ पे खड़े खड़े अपने ही इर्द गिर्द भी घूम रही होती है, साथ साथ आगे भी जा रही होती है। तो हम कहते हैं इसकी दो तरह की मोशन होती है, एक स्पिनिंग मतलब अपने ही एक्सिस के अराउंड घूमते रहना, और दूसरा ये आगे आगे साथ साथ भी जा रही होती है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास सर्कुलर मोशन में शो करती है। अच्छा, इसके अपने ही गिर्द घूमने की वजह से ना आपके पास दिन रात आते हैं, तो इसकी दोनों मोशन होती हैं। ये अपने एक्सिस के साथ घूमते हुए साथ साथ आगे भी चल रही होती है, तो स्पिनिंग मोशन भी देती है और सर्कुलर मोशन भी देती है। इसके अलावा आपके पास, आपने देखा होगा कि हमारे पास आप अक्सर यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, एक धागा पकड़ के ना उसके दूसरे एंड से आप पत्थर बांधते हो, उस पत्थर को पकड़ के ना आप गोल गोल घुमा रहे होते हैं, तो ये भी सर्कुलर मोशन आ जाती है। तो कहते हैं हमारी डेली लाइफ में ना, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारी डीलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है सर्कुलर मोशन के साथ। तो यहाँ पे एग्जांपल यही दे रहा है कि आपके पास, आपने देखा होगा सैटेलाइट्स होते हैं। सैटेलाइट्स क्या होते हैं बच्चे? ये बेसिकली एक ऐसे डिवाइसेस होते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़मीन के गिर्द घूमती है उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, तो कहते हैं इसकी मिसाल क्या है कि सर्कुलर मोशन की हमें पता है सैटेलाइट्स ज़मीन के गिर्द घूमते हैं। इसके अलावा हमें पता है कि जो ज़मीन है वो भी घूम रही होती है, वो अपने इर्द गिर्द भी स्पिनिंग मोशन होती है और वो सूरज के गिर्द भी घूम रही होती है। ठीक है, तो उसकी आर्बिटर और स्पिनिंग मोशन दोनों होती है। आर्बिटर का मतलब है सूरज के गिर्द घूम रही होती है, स्पिनिंग का मतलब है अपने ही गिर्द घूम रही होती है। इसके अलावा हमारे पास अगर कोई गाड़ी है वो टर्न करना चाह रही है, वहाँ पे वो कर लेगी, मतलब जब टर्न लेगी तो वो भी सर्कल में घूम रही होती है। लाइक ये देखिए, ये गाड़ी एक टर्न ले रही है तो ये भी ऐसे लग रहा है कि ये सर्कल में घूम रही है। तो इसके अलावा वो कहते हैं आप एक पत्थर को बांध ले, जब उसको स्टोन के स्ट्रिंग के जरिए, स्ट्रिंग मतलब धागे के जरिए आप किसी पत्थर को बांध लेते हैं, उसको घुमाते हैं, तो वो भी सर्कुलर मोशन है। तो हमारी लाइफ में इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सर्कुलर मोशन देती हैं। ठीक है, कहते हैं सर्कुलर मोशन में जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा होता है तो उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही होती है, हर पॉइंट पे चेंज हो रही होती है। अच्छा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा होता है तो किसी भी पॉइंट पे ना उसके ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है वो अलोंग द टेंजेंट होती है। मतलब फॉर एग्जांपल, ये एक बच्ची है जिसने एक धागे की मदद से एक पत्थर को बांध के ना उसको गोल गोल घुमाना शुरू किया, सर्कल में मूव करवाना शुरू किया। अब किसी भी पॉइंट पे आपने पत्थर की डायरेक्शन मालूम करनी है ना कि किस तरह मूव कर रहा है, आप वहाँ पे ना एक सीधी लाइन खींचते हैं जिसको हम कहते हैं टेंजेंट। यहाँ पे अगर पत्थर होगा तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, अगर आपके पास पत्थर यहाँ पे आ जाएगा तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पे होगा तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पे होगा तो इसकी डायरेक्शन होगी। हर पॉइंट पे बच्चे जो उसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो रही होती है। ठीक है, तो हम कहते हैं हमारे पास हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब हमारे पास वेलोसिटी जो है बच्चे, वो हमारे पास ना एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी या मैग्नीट्यूड चेंज होनी चाहिए या डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। अगर कोई एक भी चीज़ चेंज हो रही है तो हम कहते हैं वो क्वांटिटी चेंज हो रही है। अब हमें पता है कि अगर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है हम कहते हैं वो सेम नहीं है, वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही होती है। जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव कर रहा होता है, हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो अलोंग दी टेंजेंट होती है। किसी भी पॉइंट पे आपने वेलोसिटी मालूम करनी हो ना, वहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, तो हर पॉइंट पे हमारे पास वो चेंज होती जाती है। ये देखें, ये आपको एक एग्जाम्पल बता रहा है, दिखा रहा है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में घूम रहा है। अब हर पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो हर पॉइंट पे हम कहते हैं वेलोसिटी आपके पास चेंज हो रही है, वो सेम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसको पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा।
इसमें जो आपको याद करना पड़ेगा वो यहाँ पे करना पड़ेगा यहाँ से, कि जब वो ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो लॉन्ग दी टेंजेंट होती है और वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही होती है। सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम नहीं रहती, ठीक है। ये एमसीक्यू आ जाता है, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, रिमेन सेम, या तीसरा थर्ड ऑप्शन जो भी आपको फोर्थ दे दें, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी सेम नहीं रहती। क्यों सेम नहीं रहती? क्योंकि उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही होती है। तो ये दो लाइनें ट्राई कीजिएगा, इसको याद कर ले। मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया। ये ऊपर सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो सर्कुलर मोशन देती हैं। ये आपके अगर याद नहीं भी करते तो आपके फिंगर टिप्स पे होंगी, ठीक है। तो उसको आप कोट कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आपने सिर्फ ये दो लाइनें याद करनी है, ठीक है। कहते हैं इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी दी सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम। कहते हैं इन टॉपिक्स को हम याद करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एंगुलर मेजरमेंट्स के। अगर आप कंसीडर कर रहे हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में मूव कर रहा है, मतलब एंगुलर मोशन दे रहा है। सर्कुलर मोशन को बच्चे एंगुलर मोशन भी कहते हैं, तो वो मैं बताऊंगी क्यों वैसे एंगुलर मोशन कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एंगुलर मोशन दे रहा है तो आप उसमें मेजरमेंट्स किस में लेते हैं, मतलब आपने कैलकुलेशंस करनी है तो कैसे लेंगे। यूजुअली हम लोग बात करते हैं ना कि अगर ऑब्जेक्ट लॉन्ग स्ट्रेट लाइन सीधा जा रहा है, गाड़ी चल रही है, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट ले रहे थे, फिर वेलोसिटी हम ले रहे थे, उसके अलावा हम लोग एक्सेलरेशन ले रहे थे। आज बात हो रही है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव करे तो फिर आप मेजरमेंट्स किस में लेंगे, आप कौन कौन सी क्वांटिटीज को मालूम करेंगे। तो ये एंगुलर मेजरमेंट्स उस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन दे रहा है, मतलब रोटेट कर रहा है किसी सर्कल में, तो कैसे आप उसको फाइंड आउट करेंगे। कहते हैं कंसीडर करें एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द ओ बाय एन आर्क बाय ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क ए बी। कहते हैं सपोज करें यहाँ पे एक सेंटर है, ठीक है। आपने एक ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पे ए पे, वो ऑब्जेक्ट मूव करते ए से पॉइंट बी पे आ गया। अच्छा एक चीज याद रखिएगा बच्चे, एक कंप्लीट सर्कल होता है ना, जो इसकी बाउंड्री होती है ना, उसको कहते हैं सर्कमफेरेंस, ठीक है। और इस बाउंड्री का कोई सा भी छोटा सा पार्ट जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक ले लूँ या यहाँ से लेके यहाँ तक ले लूँ, छोटे से पार्ट को ना आप कहते हैं आर्क लेंथ, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है, उसको आर्क बोला जाता है, ठीक है। अब ये वर्ड याद रखिएगा क्योंकि इन वर्ड्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कहते हैं सपोज करें ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में पॉइंट ए पे था, ठीक है। अब वो पॉइंट ए से मूव करता करता बी पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है ना, पार्ट है, इसको आर्क बोलते हैं। कहते हैं हमारे पास सपोज करें कि एक ऑब्जेक्ट था जो पॉइंट ए पे था, आपने क्या किया, एक मैसलेस रॉड के जरिए ना उस ऑब्जेक्ट को अटैच किया हुआ है। अब आपके पास ऑब्जेक्ट क्या करता है, ए पॉइंट से मूव करता हुआ पॉइंट बी पे आ जाता है। तो हमारे पास जैसे वो पॉइंट बी पे आएगा तो वहां पे जो सेंटर पे वो हमारे पास कुछ एंगल बनाएगा। और देखिए मैं यहाँ पे यही कह रहा है कि कंसीडर करें कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है वो सेंटर के ऊपर एक एंगल बना रहा है। एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड का मतलब होता है जो बनाया जा रहा है एट द सेंटर। कि एक ऑब्जेक्ट का जब वो पॉइंट ए से बी पे गया तो वो जो यहाँ पे एंगल बनाएगा सेंटर के ऊपर, ये हमारे पास कब, जब हमारे पास ये जो आर्क, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इस सर्कल के रेडियस के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो आप फिर इस एंगल को नाम क्या देंगे, 1 रेडियन का नाम देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या होगा, 1 रेडियन। ये बेसिकली एक कह लें कि डिस्टेंस लिया जाता है कि ऑब्जेक्ट्स अगर सर्कुलर मोशन में मूव करें ना तो हम लोग उसमें डिस्टेंस को किस में मालूम करते हैं, हम रेडियन में मालूम करते हैं। अब रेडियन है क्या, वो पहले उस चीज़ को डिफाइन कर रहा है। कहते हैं एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है, अगर वो मूव करता है सर्कल में पॉइंट ए से बी पे जाता है, साइड जाके ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, जिसको हम कहते हैं सर्कल में, मुझे मैंने कहा था छोटे से पार्ट को ना आप आर्क कहते हैं। अगर ये डिस्टेंस या आर्क लेंथ जो है वो हमारे पास रेडियस के इक्वल आ जाए तो ये एंगल जो सेंटर पे बनेगा इसको नाम क्या देंगे, रेडियन का। तो कहते हैं कंसीडर एन एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड का मतलब है जो सेंटर पे बना हुआ है, ठीक है। बाय एन आर्क लेंथ के जब ऑब्जेक्ट जो है ए से बी तक गया तो ये जो आर्क लेंथ है अगर ये इक्वल है रेडियस ऑफ दिस सर्कल के तो फिर हम इसको नाम देंगे 1 रेडियन का। आगे वो ये कह भी रहा है कि हमारे पास ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इट इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंट मेजरमेंट्स। कि आप लोग जो एंगुलर मेजरमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं वो हमारे पास यूजुअली रेडियन में ली जाती हैं। उसका एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट हमने पढ़ा था, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं जो डिफरेंट, जिसमें हमने बेस यूनिट्स पढ़े थे, ठीक है। उनका स्पेसिफिक यूनिट्स दे दिए जाते हैं। तो ये हमारे पास है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो उसमें जो डिस्टेंस को लिया जाता है उसको रेडियन में लिया जाता है, ठीक है। इसका हमारे पास सिंबल क्या होता है, इसको RAD से लिखते हैं, रेडियन, स्मॉल एब्रिविएशन है इसका। अच्छा ये सिर्फ उसने बता दिया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लेते किस में, कि हम लोग उसको लेते हैं रेडियन में। रेडियन वो बता रहा है क्या कि ऑब्जेक्ट ए से बी पे जा रहा है, तो अगर ये लेंथ जो है हमारे पास सर्कल की रेडियस के इक्वल आ जाएगी फिर इसको रेडियन बोलेंगे। अब कहते हैं हमारे पास रेडियन में लेते तो हैं
रेडियन भी हमने बता दिया। अब बताएं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं लेकिन है क्या, इट सेल्फ क्या है। अच्छा, ये उसी सिचुएशन को ना अब ये पैसेज के जरिए समझाने की ट्राई कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसको डेफिनेशन के फॉर्म में बताएगा, ठीक है। कहते हैं सपोज करें आपने एक रॉड ली हुई है, उसके साथ ना एक एंड पॉइंट पे आपने क्या किया हुआ है, एक पॉइंट अटैच कर दिया हुआ है जिसका मास m है। आपने ये जो रॉड ली है ना, इसका हम सपोज करते हैं कोई मास नहीं है, मतलब रियल लाइफ में तो जरूरी सी बात है, होता है, लेकिन हम लोग अज्यूम करें यहाँ पे उसका किसी किस्म का मास नहीं है। ये देखिए, ये हमारे पास अगर मैं यहाँ पे एक मैसलेस रॉड ले लूँ और इसके इस पॉइंट पे आप कोई ऑब्जेक्ट अटैच कर दें तो ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो हम ये ज्यूम करते हैं कि जो रॉड हमने लिया है इसका कोई मास नहीं है, ठीक है, और ये पॉइंट इसकी वजह से सर्कल में रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि आपने एक ऑब्जेक्ट पॉइंट है जिसको अटैच किया हुआ है एट द एंड ऑफ द मैसलेस रॉड, और जिसका दूसरा जो एंड है उसको फिक्स करवा दिया हुआ है। पिवटेड पॉइंट का मतलब है कि हमारे पास उसको सर्कुलर पॉइंट में इस पॉइंट में ना फिक्स किया, अब इसके अराउंड ये घूमता रहेगा, ये पॉइंट के ऊपर आपने उसको अटैच कर दिया, पिवटेड का मतलब है फिक्स कर दिया हुआ है। मैंने आपको ये फिगर भी दिखाई है, इस तरह से आपने यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया, अब इसके अराउंड आपके पास मैसलेस रॉड के जरिए आपने इसको अटैच किया, वो घूम रहा है, ठीक है। कहते हैं जैसे जैसे पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा होता है जी, रॉड मूव्स इन द प्लेन ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। तो हमारे पास ये पॉइंट जो है वो सर्कल के सर्कमफेरेंस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, लेकिन जो रॉड है वो हमारे पास ये एक प्लेन सा लग रहा है, ठीक है। जो सर्कल होता है ना बच्चे, वो एक 2D केस होता है, इसमें ना हमें ऐसा प्लेन लग रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे ये पॉइंट सर्कल के अलॉन्ग घूमेगा, ये पूरी रॉड ऐसा लग रहा होता है कि वो अलॉन्ग दी प्लेन पूरा मूव कर रही है, ठीक है। इस जगह से इस जगह पे आ गई, फिर इस जगह से इस जगह पे आ गई, तो हमारे पास इसको बोल, ठीक है। तो प्लेन हमारे पास कोई भी ऐसा फेस होता है जिसको हम कहते हैं 2D केस होता है, मतलब फ्लैट सरफेस होती है, ठीक है। तो ये आपको फ्लैट सी सरफेस लग रही है, जब ये रॉड घूम रही है तो ये सरफेस के ऊपर आपको लग रहा होगा कि वो सारा मूव कर रही है, ठीक है। कहते हैं दी एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिस थ्रू दी पिवट ओ एंड इज नॉर्मल टू दी प्लेन ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो कहते हैं हमारे पास पता है क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन बेसिकली कहते हैं किसको है, हम लोग वो पॉइंट जहाँ पे जिसके राउंड सर्कल कोई पॉइंट घूम रहा होता है ना, वहाँ पे आप एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं, एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं जो उस पॉइंट के अंदर से घूम रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं फॉर एग्जांपल ये सेंटर ओ था, इसके आगे जो है ये पॉइंट पी घूम रहा था। अब आपने क्या किया, इस पॉइंट ओ के ऊपर ना आपने एक इमेजिनरी लाइन लिया, तो कहते हैं हमने यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो किसके अंदर से पास कर रहा है, वो इस पिवट पॉइंट मतलब इस फिक्स पॉइंट में से पास कर रहा है जिसके अराउंड ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है। अब वो कहते हैं ये जो पॉइंट है ना, हमारे पास इस सर्फेस के नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, मतलब सर्फेस ऐसे पड़ी हुई है मतलब सर्कल, और यहाँ पे ये जो इमेजिनरी लाइन जो सेंटर में से गुजरी है, इसके दरमियान और सर्फेस के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। आप लोगों ने यूजुअली जब एक्सेस दिखाने हो ना, हम लोग इस तरह से 3D केस दिखाते हैं, एक्स एक्सिस ये लेते हैं, वाई एक्सिस ये ले लेते हैं, और जी एक्सिस यहाँ पे लेते हैं। तो वो कहते हैं यहाँ पे अगर हम लोगों ने मोशन दिखानी है तो नॉर्मल जो मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया हुआ है उसको किसके जरिए शो किया हुआ है, उसको जी एक्सिस के जरिए शो किया हुआ है, ठीक है। जो किस में से गुजर रहा है, वो पिवट पॉइंट ओ में से गुजर रहा है, ठीक है। इसको ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, मतलब ये जो एक्स वाई एक्सिस होते हैं ना बच्चे, इसको कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको कह रहे हैं 0 पॉइंट में से ये लाइन जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पास ऑन कर रहा है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं सपोज करें, इस सिचुएशन को बताने की ट्राई करें कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट में सपोज करें कि आपके पास एक मैसलेस रॉड के जरिए एक ऑब्जेक्ट था, पहले वो यहाँ पे पड़ा था, वो रोटेट करके अब यहाँ पे आ गया। अब जब यहाँ से यहाँ पे जाते हैं ना, वो एंगल बनाता है सेंटर के ऊपर थीटा, किसी भी टाइम में, मतलब स्टार्टिंग में पहले यहाँ पे पड़ा था, कुछ टाइम टी गुजरने के बाद वो क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करता हुआ सर्कल के अराउंड वो यहाँ पे आ जाता है, पॉइंट P1 पे आ जाता है, और ये एंगल कितना बनाएगा, थीटा बनाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं सपोज करें कि जो लाइन है OP, पूरी लाइन OP या फिर पॉइंट P, ठीक है। पॉइंट P की बात करेंगे तो हम इसकी बात करेंगे, अगर OP की बात करेंगे फिर ये हम पूरी लाइन की बात करेंगे, मतलब एक मैसलेस रॉड और ये पॉइंट P। कहते हैं सपोज करिए ये मूव करता हुआ हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, तो हमारे पास पॉइंट P1 पे आ जाता है, स्टार्टिंग में वो थीटा बनाएगा टाइम T पे, उसके बाद P1 से वो मूव करता हुआ P2 पे आ जाता है। जब यहाँ से यहाँ पे जाता है तो अगर ये टाइम T है तो मैं कहती हूँ थोड़ा सा मजीद टाइम गुजरने के बाद, फॉर एग्जाम्पल डेल्टा T गुजरने के बाद वो जो एंगल बनाएगा वो मजीद थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो वो कहती हूँ मैं डेल्टा T मजीद बना देगा, डेल्टा थीटा मजीद बना देगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं सपोज करें OP जो है वो रोटेट कर रहा है, OP क्या है, पॉइंट P है जिसको मैसलेस रॉड के जरिए अटैच किया हुआ है, और ये मैसलेस रॉड है। इस पूरे को हम लोग नाम दे रहे हैं लाइन OP का, ठीक है। कहते हैं जैसे जैसे वो रोटेट कर रही है सर्कल के अलॉन्ग, यहाँ पे थी, कुछ टाइम गुजरने के बाद उसने एंगल थीटा बनाया, पॉइंट P1 पे आ गई, फिर मजीद थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद उसने अगेन थीटा बनाया, डेल्टा थीटा, ठीक है। यहाँ पे यही कह रहे हैं सपोज एट एनी इंस्टेंट इस पोजीशन इज OP1, मतलब यहाँ से यहाँ पे आ गई टाइम गुजरने के बाद, फिर जब यहाँ से यहाँ पे जाएगी तो हमारे पास कुछ टाइम मजीद गुजरने के बाद, अब यहाँ से देखें डेल्टा T मजीद गुजरा तो उसने डेल्टा थीटा मजीद बना दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूरा टाइम देखूँ यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में T लगा, फिर थोड़ा टाइम गुजरने के बाद डेल्टा T, तो टोटल टाइम कितना होगा T प्लस डेल्टा थीटा।
डेल्टा डेल्टा टी, डेल्टा का मतलब होता है थोड़ा सा मजीद गुजरा। अब इसमें कितना उसने एंगल बनाया होगा, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ समझा रहे हैं कि जब पॉइंट पी या लाइन ओ पी अलोंग दिस सर्कल घूम रही होती है, रिवॉल्व कह ले रोटेट कर रही होती है, तो वो जो एंगल सेंटर के ऊपर बना रही होती है उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इसी चीज़ को बता आसान अल्फाज में सिर्फ और सिर्फ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझाने की ट्राई कर रहा है। कहता है कि एंगल डेल्टा थीटा, कि ये जो हमारे पास डेल्टा थीटा बन रहा है, डिफाइंस दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो लाइन ओ पी बना रही है टाइम डेल्टा टी के दरमियान। अगर यहाँ से यहाँ तक बोले तो फिर हम कहेंगे थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट पॉइंट लाइन ओ पी मेक्स मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो इन टाइम डेल्टा टी, इन टाइम टी। तो हम कहते हैं ये जो किसी भी टाइम में सेंटर के ऊपर एंगल बन रहा होता है ना, इसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है, मतलब इसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगी। अब मालूम कैसे करेंगे वो देखें। अब जैसे जैसे वो सर्कल में मूव करता जाएगा, ये जो एंगल बनाता जाएगा ना बच्चे, इसकी मैग्नीट्यूड बताता जाएगा। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड की तो हमें पता चल गया। डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे, वो कहते हैं डायरेक्शन हम लोग ना राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं। तो डायरेक्शन मालूम करने का तरीका क्या है, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या है, जिस डायरेक्शन में आपके पास पॉइंट घूम रहा है, फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, पॉइंट की रोटेशन ये है, उस डायरेक्शन में आप फिंगर्स को रोटेट करते हैं, जो आपका अंगूठा होगा, जो थंब होगा, वो इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि इसी को राइट हैंड रूल को, ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज द राइट हैंड रूल टू डिटरमिन द एक्सिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे याद रखिएगा, कर्लिंग फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वो उसकी डिस्प्लेसमेंट को, डायरेक्शन को बताता है। इसके अलावा इन 2 लाइनों में ना साइन कन्वेंशन है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव कब लेते हैं, नेगेटिव कब लेते हैं। कहते हैं अगर जो पॉइंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा हो। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब है घड़ी के उल्टा। घड़ी कैसे चलती है, 1 2 3 4, मतलब घड़ी इस तरफ चलती है। ठीक है, अगर आपके पास जो है ये घड़ी है, लेकिन अगर इसके ऑपोजिट चल रहा हो, इस तरफ चल रहा हो, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी का मतलब है घड़ी के उल्टी डायरेक्शन में चल रहा हो, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम क्या लेंगे, इस पॉइंट का पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर ये घड़ी की सिमत में चल रहा होगा तो फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लेंगे, फिर उसको नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं पॉजिटिव कब लेते हैं, जब आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के ऑपोजिट चलेगा तो उसको पॉजिटिव लेंगे, अगर क्लॉकवाइज होगा तो उसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमने यहाँ पे डिफाइन किया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा आसान अल्फाज में, इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय अ पॉइंट मूविंग अलोंग द सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इसकी 1 लाइन डेफिनेशन आप इसको लिख भी सकते हैं। ये तो हमने पूरा इस पैसेज के जरिए इसको समझाने की कोशिश की है, लेकिन अगर इसकी 1 लाइन आंसर डेफिनेशन देखें तो इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय अ पॉइंट मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड आपने वो एंगल बताएगा, डायरेक्शन आप उसको राइट हैंड रूल से मालूम करेंगे। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन है, ये एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है बच्चे, पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज में होगा तो हमारे पास पॉजिटिव होगा, अगर क्लॉकवाइज में होगा तो वो नेगेटिव होगा। अब कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं किस किस में। जैसे अभी इस टॉपिक के चैप्टर के स्टार्ट में हमने रेडियन पढ़ा था, हमने कहा था एंगुलर मेजरमेंट्स को यूजुअली रेडियन में लेते हैं। रेडियन क्या होता है, ये एंगल का एक यूनिट होता है जिसको हमने डिफाइन किया था। अगर ये आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के इक्वल हो जाए तो हमने उसको रेडियन का नाम दिया था। कहते हैं इसके अलावा हमारे पास ओवरऑल जो है ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को 3 यूनिट्स में लिया जाता है। कौन कौन से, डिग्री में, रेवोल्यूशन में और रेडियन में। ऐसे यूनिट याद रखिएगा वो रेडियन होता है, लेकिन इसके अलावा मजीद ये भी 2 यूनिट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है डिग्रीज और एक होता है रेवोल्यूशन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है तो वहां पे उसको डिग्रीज में भी बताया जाता है एंगल को। लाइक यहाँ पे 0 डिग्री होता है, ऊपर जाते जाते 60, फिर 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360, तो एक यूनिट ये भी होता है। ठीक है, इसके अलावा रेवोल्यूशन होता है। रेवोल्यूशन होता है कि अगर पॉइंट एक चक्कर पूरा कर लेगा तो उसको हम कहते हैं 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं इससे यूनिट हमारे पास क्या होता है, रेडियन होता है। ठीक है, अब रेडियन को डिफाइन कैसे करते हैं, वो कहते हैं सपोज करें आर्क लेंथ जो है वो किसके इक्वल हो, रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल हो, तो जो हमारे पास एंगल होगा उसको हम रेडियन के इक्वल कहते हैं। और रेडियन को डिफाइन कैसे करते हैं, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस के। हमने कहा है रेडियन कब होगा, जब ये आर्क लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी, रेडियस के इक्वल आ जाएगी। तो आर्क लेंथ को आपने, ये लीनियर डिस्टेंस होता है तकरीबन, इसको ऐसे लिखते हैं, और ये रेडियस एस ओवर आर आ जाएगा। ये आर इधर डिवाइड हो रहा है तो सेट्स पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू आर थीटा हो जाएगा। ठीक है,
ये तो सिर्फ एक रेडियन है, ठीक है। जब आर्क लेंथ जो है, ये वाला डिस्टेंस जो है वो रेडियस के इक्वल आ जाए। अगर आपने पता करना हो पूरे सर्कल में कितने हमारे पास रेडियन है, अगर ये 1 रेडियन है तो अगला मजीद यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 2 रेडियन होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। तो वो कैसे पता करेंगे वो देखते हैं। अब जी पूरा एक सर्कल है, मैंने कहा था पूरा एक सर्कल, इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं। और एक सर्कमफेरेंस जो होता है ना बच्चे, वो हमारे पास 2 पाई आर के इक्वल होता है, ठीक है। तो वो कहते हैं अगर वो पूरा डिस्टेंस कवर करे, पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले, तो डिस्टेंस उसका किसके इक्वल आ जाएगा, सर्कमफेरेंस के इक्वल आ जाएगा। सर्कमफेरेंस किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर लिखते हैं, आर आर से खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है एक इसमें पुट किया ना 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर, तो आर आर से खत्म हो गया 2 पाई, मतलब एक सर्कल में कितने हमारे पास रेडियंस होते हैं, 2 पाई। अच्छा, ये एमसीक्यू लाजमी आ जाता है, एक सर्कल में नंबर ऑफ रेडियंस कितने होते हैं, 2 पाई। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं आपसे, अगर मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास जो है ना 3 यूनिट्स होते हैं, रेडियन, रेवोल्यूशन और डिग्री। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि रिलेशन बताएं, एक रेवोल्यूशन में कितने हमारे पास रेडियन होते हैं या कितने हमारे पास डिग्री होते हैं। एक रेवोल्यूशन का मतलब है पूरा एक चक्कर, यहाँ से स्टार्ट हुए यहाँ पे आके। अब मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया कि एक सर्कल में आपके पास कितने रेडियंस होते हैं, 2 पाई रेडियंस होते हैं। अब इसमें डिग्रीज कितने होते हैं बच्चे, एक सर्कल में ना टोटल 360 डिग्रीज होते हैं। तो ये याद रखिएगा, एक सर्कल में कितने होते हैं, 360 डिग्री। आगे वो रिलेशन सिर्फ और सिर्फ बताना चाह रहा है कि एक अगर पूछा जाए रेडियन जो है वो कितने डिग्रीज के इक्वल है, तो वो देखते हैं। तो ये एक रिलेशन याद रखें कि आपके पास 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है। अगर वो पूछ रहा है 1 रेडियन किसके इक्वल है, तो 2 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे इधर इसको डिवीजन में ले आए बच्चे, इधर तो फिर कुछ भी ना बचा, इधर तो 1 बच गया, तो 1 रेडियन आ जाएगा। 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करके 360 को उसके साथ डिवाइड कर दे तो 57.3 डिग्री आ जाएगा। ये मोस्ट कॉमनली एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि एक रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं, वो 57.3 होते हैं। तो ये जो हमने इक्वल किया ना, एक सर्कल में इतने रेडियन होते हैं, इतने डिग्री होते हैं, उसी एक्सप्रेशन से मैंने इसको ड्राइव किया है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए 1 डिग्री में बताएं कितने रेडियन होते हैं, फिर कैसे मालूम करेंगे, फिर भी इसी तरह से मालूम करेंगे। मतलब एक सर्कल में इतने रेडियन, एक सर्कल में इतने डिग्री, इन दोनों को इक्वल करवा दिया। अब आपने 1 डिग्री मालूम करना है तो 360 को दूसरी साइड पे ले जाए, इधर डिवाइड कर दे। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बता, मतलब 1 डिग्री बच गया, तो 2 पाई को फिर डिवाइड करेंगे 360 के साथ, तो ये आ जाएगा 0.017 होता है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो वो फाइंड आउट हो जाएगा। ये मोस्ट कॉमनली ना एमसीक्यू पूछ रहे होते हैं कि एक रेडियन में कितने डिग्रीज हैं या 1 डिग्री में कितने रेडियंस है। तो आज का टॉपिक बच्चे इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। जैसे मैंने आपसे पूछा 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन इज इक्वल टू, 1 डिग्री पूछा जाता है कितने रेडियंस के इक्वल है, 1 रेडियन पूछा जाता है कितने डिग्रीज के इक्वल है, एक सर्कल में कितने रेवोल्यूशन होते हैं, कितने रेडियंस होते हैं, कितने डिग्रीज होते हैं। तो टोटल अमाउंट भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास एक सर्कल में प्रूव करें 2 पाई रेडियंस होते हैं, तो फिर आपने ये डेरिवेशन करनी है। इसके अलावा आपके पास 3 यूनिट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ऐसे यूनिट कौन से होते हैं, रेडियन को डिफाइन करें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखें, ठीक है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है वो कर लें, बजाय इसके कि आप पूरा पैसेज पहले ये एक्सप्लेन करें फिर आप ये लाइन लिखें कि ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है। मैंने आपको इसकी लाइन डेफिनेशन बताई है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। उसके बाद आप उसकी डायरेक्शन बता सकते हैं, फिर साइन कन्वेंशन बता सकते हैं। साइन कन्वेंशन एमसीक्यूज में भी पूछ ली जाती है। इसके अलावा रेडियन की डेफिनेशन लिखी है। ऊपर मैंने आपसे सिर्फ ये कहा था कि अलोंग द अगर सर्कल कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वेलोसिटी उसकी कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है। तो ये पूरा टॉपिक जो है ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के लिहाज से, ठीक है। तो स्टिल इसमें कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।